हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग ऑल इन वन सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमें सारा थ्योरी कवर करना है विद द हेल्प ऑफ 2024 PYQ। एंड ये ऑल इन वन क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज डिस्कशन होगा, थ्योरी भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। तो जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इस चैप्टर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ह्यूमन आई और दूसरा कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई ऑलरेडी डिस्कस हो गया है ना, अभी हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ कलरफुल वर्ड। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ लास्ट क्लास में कहानी हमने टर्मिनेट करी थी जब मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं। मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। इसीलिए हमें एक ऐसे लेंस का यूज़ करना होता है जिसमें दोनों प्रकार का बीमारी एक साथ करेक्ट हो जाए, और इसीलिए फिर वहाँ पर बाईफोकल लेंथ यूज़ किया गया था। कॉन्वेक्स भी था, कॉन्केव भी था। कॉन्वेक्स नीचे था, कॉन्केव ऊपर था। ये वाला इसलिए था कि पास की चीज़ों को आप जो नहीं देख पा रहे थे आप देख पाओ ठीक से, और ये इसलिए था कि दूर की चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो देख पाओ ठीक से। ये सब कुछ ऑलरेडी हो गया था। अभी हम बात करेंगे कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है और डिस्पर्सन क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हमें यहाँ पर बचपन में एक नेचुरल फिनोमेना था, वो देखा था हमने, उसको याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना होगा, उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने होंगे। क्या था वो था रेनबो फॉर्मेशन। कब होता है ये? जब बारिश होती है। कब बारिश होती है? जो अगर दिन के टाइम होती है, बिल्कुल दोपहर में नहीं, शाम टाइम में या सुबह टाइम में। शाम टाइम में या सुबह टाइम में ही क्यों, ये सब आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बारिश के ही टाइम क्यों, ये सब आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिलहाल रेनबो फॉर्मेशन आपने रिकॉल किया तो जो मोटे मोटे ऑब्जर्वेशन है पहले उनको लिख लें, ताकि हमें समझ में आए कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये जो रेनबो फॉर्मेशन होता है ये तब होता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो। सनलाइट को ही कहा जाता है वाइट लाइट, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस होती है वो वाइट होती है, और उसके अंदर 7 कलर होते हैं इन जनरल 7। रिजॉल्वेबल ये जो वर्ड है ये काफ़ी काम का है, हालांकि अपने इस सेशन के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन है काफ़ी काम का, इसलिए थोड़ा चर्चा तो करना बनता है। दरअसल जैसे कि हम बात करें ब्लू की, है ना, तो अगर हम लेडीज लोगों के परसेप्शन में जा कर के बात करें, और सपोज़ करो वो लोग शॉपिंग जब कर रहे होते हैं और उनका आप डिस्कशन सुनो, तो ऐसा रहता है सम टाइम कि जब उनको चाहिए होता है कोई ब्लू कलर का साड़ी वगैरह, तो इस तरह के उनके सेंटेंसेस रहते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए, लाइट ब्लू दिखाइए, ये भी नहीं चाहिए, डार्क ब्लू दिखाइए, थोड़ा और डार्क दिखाइए, थोड़ा और डार्क दिखाइए, थोड़ा और लाइट, थोड़ा और लाइट। मतलब कहने का ये कि उनके लिए ब्लू में भी 7 और कलर हो सकते हैं, क्योंकि वो जो रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर रिजॉल्वेबल वर्ड काफ़ी काम का होता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इन जनरल बात करी गई है क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ लोगों ने ब्लू में इतने सारे कलर निकाल दिए, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो एक ही कलर का जीन्स पूरे महीने पहनते हैं, उनको श्रृंगार से मतलब नहीं होता है, वो वायलेट, इंडिगो और ब्लू में भी अंतर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो ये तीनों ही कलर ब्लू ही हैं। तो फिर उनके लिए 7 कलर कहाँ बच गए? उनके लिए तो फिर ये तीनों एक ही हो गए, बाकी रह गए 4, तो टोटल 5 ही कलर हैं उनके लिए। तो दरअसल कलर असलियत में कितने हैं? इनफाइनाइट है। बस उतनी आपकी रिजॉल्विंग पावर होनी चाहिए तो इनफाइनाइट है। रिजॉल्विंग पावर किसी की इतनी होती है कि उसको वाइट लाइट में 10 कलर दिख जाएंगे, तो किसी की इतनी कि 4 ही दिखेंगे, किसी को 3 दिखेंगे, किसी को 7 दिखेंगे। तो इन जनरल बात करी गई है वी हैव 7 कलर बट इन रियलिटी नॉट 7, दीज आर इनफाइनाइट। कलर का मतलब होता है वेवलेंथ। कलर का मतलब होता है वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि कोई पूछे वाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ होती हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। लेकिन कितनी रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग इन जनरल, वो 7 होता है।
ठीक। अब इसके बाद में आगे रीड करें, लिखा है लाइट हैविंग मैनी कलर मैनी वेवलेंथ, मतलब एक ऐसा लाइट जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ है उसको कहा जाएगा पॉलीक्रोमेटिक। तो बताओ मोनोक्रोमेटिक क्या होगा? एक ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर हो, जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, मतलब रेड कलर की जो लाइट अगर कोई कह रहा है आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, ये मोनोक्रोमेटिक की बात हो रही है। वाइट लाइट आ रही है, कुछ हो रहा है उसके साथ, ये पॉलीक्रोमेटिक हो गई, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल कलर है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक पॉली और मोनो में अंतर समझ आया होगा। शुरुआत में हम लोग अभी तक जितना पढ़ते आए हैं लाइट के बारे में, दैट वाज लिमिटेड फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, बट अभी डिस्कशन थोड़ा सा एडवांस हो रहा है और अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट की बात हो रही है, वाइट लाइट की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कलर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ऐसा नहीं है कि ये जो 7 कलर हैं आपने मिक्स कर दिए तो ऑलवेज वाइट अपीयरेंस ही आएगा। रेशियो प्रपोर्शन ये मेंटेन करके चलना होगा। अगर रेड कलर का जो वैल्यू है वो आपने ज़्यादा रखा और बाकी ये भी रखा लेकिन कम कम रखा, तो जो रिजल्टेंट कलर आएगा वाइट लाइट का वो वाइट जैसा नहीं आएगा, ये रेड के जैसा हो जाएगा। मतलब these 7 color when added together not mean always white light. In general it is white light, but it may change depending on the intensity of the individual. इंटेंसिटी किसकी कितनी होगी ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये जो इंटेंसिटी होती है आपको पता नहीं है फिर भी, लेकिन जो होती होगी वही अगर ली गई है तो अपीयरेंस वाइटिश आएगा, नहीं तो फिर कलर चेंज भी हो सकता है। इसको आप ऐसे कनेक्ट करिए कि जैसे एलईडी बल्ब है, उससे जो लाइट निकलती है वो कूल वाइट होती है, उसके ऊपर आप रेड कलर का पन्नी लगा दो, ब्लू फिल्टर हो जाएगा, रेड बाहर आ जाएगा। मतलब जो ब्लू वाले कलर हैं ये इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो जो अपीयरेंस आएगी वो रेडिश आएगी। तो यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा बहुत अबाउट पॉली एंड मोनो क्लियर होने लग गया होगा। चलिए, अब तक आपको इतना तो समझ आ गया कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं और वो मिक्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट कलर ऑफ अ पॉलीक्रोमेटिक या वाइट लाइट जो है वो इंडिविजुअल जो कलर्स होते हैं उनका जो प्रपोर्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। उनको अलग अलग अगर किसी टेक्निक से कर लिया जाए तो जिस टेक्निक से कर लिया जाएगा उसको डिस्पर्सन कहा जाएगा। डिस्पर्सन क्या है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट जैसा समझ आया कि बहुत सारे कलर से बनी हुई है, उनको अलग अलग करने का प्रोसेस है। स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है डिस्पर्सन। समझ में आया? डिस्पर्सन क्या है? वाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक करना या स्प्लिट करना, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्लियर हो गया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्लियर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ये सुनने में बड़ा फैंसी वर्ड है बट है बहुत आसान सी बात। भाई आपने मान लिया कि एक महफिल सजाई, उसमें हर प्रकार के लोगों को आपने बुलाया, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, तो लेकिन सब पहले मिक्स थे। फिर आपने क्या किया? कहा कि सारे लोग खड़े हो जाओ, या आप खुद सबका एज पूछ लिए और सबको आपने अरेंज किया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आपने सबसे कम उम्र के बालक को खड़ा किया, फिर थोड़ा ज़्यादा उम्र के, फिर थोड़ा और ज़्यादा उम्र के, फिर थोड़ा और ज़्यादा उम्र के। तो जो इस प्रकार से आपने अरेंजमेंट एक किया है, यही है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है ऑलवेज टू एंड, एक लोअर एंड एक अपर एंड। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जो है यही है स्पेक्ट्रम। अरेंजिंग देम इन, यहाँ पे भाई बच्चे नहीं है, बालक नहीं है, एज नहीं है, यहाँ वेवलेंथ है बहुत सारी, क्योंकि बात पॉलीक्रोमेटिक की हो रही है। तो उन वेवलेंथ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस है इसी को कहा गया है स्पेक्ट्रम। अरेंजिंग देम इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? तो जब लोगों ने अरेंज किया तब उन्हें पता चला, क्या पता चला? जो आपको पहले से पता था कि 7 कलर होते हैं और ये ऑर्डर होता है। पहले वायलेट होता है,
शुरुआत में सबसे वायलेट होता है और बाद में सबसे रेड होता है। बीच के ये कलर आपको अच्छे से आते हैं। ये आई इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। किस चीज़ का इंक्रीजिंग है, क्या इंक्रीज कर रहा है, इस दिशा में जाओ तो क्या बढ़ेगा, ये लैम्डा वेवलेंथ। मतलब अगर हम कहें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेड की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इस दिशा में जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगी। मतलब ग्रीन और येलो में अगर हम कंपेयर करें तो येलो की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ग्रीन की कम होगी। इन वेवलेंथ की एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी होती हैं, अभी रिक्वायर्ड नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अभी हमें एग्जैक्टनेस की तरफ कम, लेस और मोर, कम ज़्यादा बस कंपेयर करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि वायलेट इसका वेवलेंथ कम है और रेड इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, ये वेवलेंथ की बात हो रही है। अगर कभी फ्रीक्वेंसी की बात हो तो ये ना लिखना, फिर ये गलत हो जाएगा। क्या होगा फिर, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपको फार्मूला याद होगा, साउंड वाले चैप्टर में 9th क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। कोई भी वेव के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं हम। ये है वेव की स्पीड, लाइट के केस में ये 3 × 10⁸ होती है। ये आपका f इंटू लैम्डा के बराबर है। मतलब दो लोगों का मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट आ रहा है, 3 × 10⁸ के बराबर आ रहा है। जो अगर किसी का लैम्डा ज़्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। मतलब वायलेट की वेवलेंथ कम है, आई एग्री। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, आई एग्री। बट फ्रीक्वेंसी में अपोजिट होगा। फ्रीक्वेंसी एफ फॉर वायलेट विल बी मोर कंपेयर टू रेड। ये कम पूछा जाता है इसलिए इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसको आप याद रखेंगे। वायलेट का जो वेवलेंथ है लेस है, रेड का वेवलेंथ वो ज़्यादा है। ठीक है, दरअसल इसी के नाम पर तो और फर्दर जो रेज हैं उनका नाम आएगा। रेड से जो अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो इंफ्रा हो जाएगा वो, मतलब इंफ्रा रेड हो जाएगा वो। और वायलेट से अगर कोई ज़्यादा हो जाए तो वो अल्ट्रा हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। ये नाम भी आपने सुने होंगे, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड। ये स्पेक्ट्रम जो है ना वाइट लाइट का, इसके ऊपर नीचे अगर हम बात करेंगे तो नाम आएंगे। ये आप 12वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहाँ पर बताया जाएगा कि केवल वाइट लाइट ही नहीं, वाइट लाइट तो बहुत छोटा सा सबसेट है एक बड़े सुपरसेट का। उसमें इंफ्रारेड होता है, उसमें गामा रेज होता है, न जाने क्या क्या होता है। तो वही मैंने बताया कि रेड के आगे जा कर के बात करें तो इंफ्रारेड, और वायलेट के पहले जा कर के बात करें तो अल्ट्रा वायलेट। ये रेज हमें दिखाई नहीं देती बट होती हैं। इस पर हम अब इससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमें लिमिटेड डिस्कशन करना है, काम का है बाकी जो मैं बता रहा था, बट फिर भी अभी नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में उसके आने के चांस नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट कहा गया है हैंस रेनबो है क्या। रेनबो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। मतलब ये वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, मान लिया मैंने आपकी बात। इन 7 कलर को आप स्वयं भी चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं कुछ प्रिज्म वगैरह की मदद से, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीका होगा। प्रकृति ने रेनबो फॉर्मेशन जो किया उसमें ये कलर्स को अलग अलग करके अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में नेचुरली। तो रेनबो क्या है, स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। वही लिखा है ये। एंड ये स्पेक्ट्रम हम मतलब रेनबो काइंड ऑफ हम चाहें तो लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। कैसे, प्रिज्म का यूज़ करके। यहाँ पर यही प्रिज्म लिया गया है। इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन रिक्वायर्ड है, वी विल डिस्कस कि एक ये जो लाइट आ रही है जब ये पॉइंट ए पर पहुँची, देखिए अलग अलग हो गई। इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि रे आ रही है एक, लेकिन मैंने इसके बाद 2 रेस निकाली हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दरअसल 2 नहीं है, यहाँ 7 हैं। दरअसल 7 नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन हमें तो 2 से ही काम चलाना है। ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट होता है। ये आपका वाइट लाइट आ रहा है और फिर ये 7 कलर अलग अलग हो गए। और फिर ये आगे जाकर के स्क्रीन में कलेक्ट किया, यहाँ वायलेट मिला, यहाँ रेड मिला। कलर जो आपने अलग अलग किए यूजिंग प्रिज्म, ये भी स्पेक्ट्रम है बट ये नेचुरल नहीं है। रेनबो क्या था, नेचुरल था। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे। ये 2024 का क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। रेनबो कह रहे हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम, सही बात है, मैंने बता दिया।
और रीजन में कह रहे हैं रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। ये सेंटेंस सही भी है गलत भी है। ये जो लिखा है ये तो सही है। जब बारिश होती है तो पानी की जो बूंदें होती हैं दे विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म, और इसी प्रिज्म में कलर्स अलग अलग होते हैं, स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रम बनता है, डिस्पर्सन होता है। लेकिन ये तब नहीं होता जो इन्होंने लिख दिया, क्या सन इज ओवरहेड। नो, सन और ड्रॉप के बीच में ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए कि ये वाटर की ड्रॉप है और सन इसके ऊपर है और लाइट का इंसिडेंस नॉर्मल हो रहा है। लाइट का इंसिडेंस ऑब्लिक होना चाहिए। लाइट का इंसिडेंस ऑब्लिक होना चाहिए, मतलब सन ड्रॉप के ठीक ऊपर नहीं होना चाहिए। जो सन है, अगर लाइट के सन जो है वो ड्रॉप के जस्ट ऊपर होगा तो रे ऐसे आएगी और उसकी जो क्या कहते हैं डिस्पर्सन के बाद स्पेक्ट्रम बनेगी वो ग्राउंड में बनेगी, और ग्राउंड में हमें कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा क्योंकि सारे कलर यहाँ ऑब्जर्व अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये हमें दिखाई देगा जब कहानी एयर में होगी। इधर एयर है, इधर सन है और बीच में फंस गई एक वाटर की ड्रॉप, तो इससे आया सन का लाइट और सातों पार्ट अलग अलग हुए और यहाँ पर आपको मान लो स्क्रीन दिख गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन ये भी दो कैटेगरी का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एग्जैक्टली डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर कि सन ईस्ट में है या वेस्ट में है। इस सब बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक बार जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अभी मैं बताऊंगा, एक बार होता है तो वो प्राइमरी रेनबो होता है, दो बार होता है तो सेकेंडरी रेनबो होता है। इतना डिटेल में अभी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई इस जगह पर कंपटीशन का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया कि बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रीजन हियर इज नॉट करेक्ट, सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट, लिहाजा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया, ये करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला जो हेडिंग होगा दैट विल बी रीज़न ऑफ डिस्पर्सन। ये डिस्पर्सन होता क्यों है, कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन है। एज यू नो ये वीडियो चल ही ऐसा रहा है कि इसमें वही बातें होंगी जहाँ से क्वेश्चन आया है और जो इम्पोर्टेंट है। तो डिस्पर्सन क्यों होता है, इसका कारण कहा जा रहा है कि ऑल द कलर्स विल हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम बट नॉट इन मीडियम। मतलब क्या है कि चाहे आपका वायलेट कलर हो और चाहे रेड कलर हो, कोई भी कलर हो, चाहे येलो हो चाहे ग्रीन हो, जब ये वैक्यूम में या एयर में, वैक्यूम कहना ज़्यादा उचित होता है, एयर से भी काम चला लिया जाएगा, स्पीड बराबर होती है। वायलेट और रेड सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं, लेकिन आगे सपोज करिए एक मीडियम आ गया, ग्लास इवन कंसीडर कर लो आप, पर्टिकुलर मीडियम, किसी भी मीडियम में आप अगर बात करें तो कहानी यही रहेगी। मैंने यहाँ पर ग्लास एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। तो जब वायलेट एंटर करेगा तो स्पीड इसकी अलग होगी, रेड एंटर करेगा तो स्पीड इसकी अलग होगी। किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर बताया गया। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा थी, ये मैंने ऊपर बताया। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा थी, वायलेट की कम थी। स्पीड में भी कहानी ऐसी ही होगी, ठीक है। ये आप कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली करेक्ट तो नहीं है कि v = f लैम्डा होता है, ठीक है। यानी कि जो लैम्डा है, ये जो v है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो ज़्यादा वेवलेंथ का है उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ वायलेट और रेड की स्पीड अलग अलग होगी, मैंने ये कहा भी ये दोनों कलर, सारे कलर जब एज लॉन्ग एज दे आर इन वैक्यूम विल ट्रेवल विद सेम स्पीड, बट इफ दे आर इन मीडियम दे विल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड का ज़्यादा है, रेड ज़्यादा लेंथ की वेव बनाएगा,
मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ये कम डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में। तो स्पीड जो ये वी आर है, स्पीड जो वी है, ये बराबर नहीं होंगी। रेड का स्पीड ज़्यादा होगा, रेड फास्ट प्रोपगेट करेगा। इसीलिए ऐसा संभव है कुछ विशेष सिचुएशन में कि पानी के अंदर आप रेड को जल्दी महसूस कर लो और वायलेट को बाद में। हालांकि ये उतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आइज़ में इतना भी कुदरती रिजॉल्विंग एबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि टाइम में जो अंतर आएगा रेड और वायलेट की रीच में बहुत कम होगा। इतनी कम टाइम को ह्यूमन आइज़ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हैं। हालांकि कुत्तों में ऐसा कहा जाता है कि क्षमता रहती है ये। कुल मिला करके मैं आपको इस तरह के जो लेमैन वाले एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि फील आ जाए आपको कि भाई ऐसा है कि जो रेड है और जो वायलेट है उसमें जो स्पीड है वो रेड की ज़्यादा है मीडियम के अंदर। वैक्यूम में तो सबकी बराबर है। क्लियर हुआ? यहाँ पर अगेन मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो मैंने कहानी बताई है ये सिर्फ रिलेटिव कंपैरिजन के लिए है, कैलकुलेशन के लिए नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब आप ये नहीं कह सकते इस बैकग्राउंड पे कि जो v होगा वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, राइट? v जो होगा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आप नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। मतलब ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि a के बढ़ाने से अगर b बढ़ रहा है, a के घटाने से b अगर घट रहा है तो a ऑलवेज b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा घटेगा। भाई सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती होगी ना। y बराबर साइन थीटा में थीटा बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, थीटा घटाओगे तो y घटेगा। बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। y बराबर अगर ओनली थीटा लिखा हो तो भी यही होगा, थीटा बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, थीटा घटाओगे तो y घटेगा। बट यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं। तो वही मैंने कहा कि ये रिलेटिव कंपैरिजन के लिए था, कैलकुलेशन के लिए नहीं था। क्या कि जो लैम्डा है, जो v है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मान सकते हो ओनली फॉर रिलेटिव कंपैरिजन, नॉट फॉर कैलकुलेशन। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो रेड की स्पीड ज़्यादा। क्लियर है? नाउ एक नॉन डाइजेस्टेबल बात जो ऐसा लगता है कि ये गलत है। शुरुआत में हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया होता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, राइट? अब नई बात यहाँ पर पिक्चर में आ रही है जो डाइजेस्ट नहीं होती इजीली। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि जो शुरुआत में हम पढ़ रहे होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये परसेप्शन आ जाता है कि किसी गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन फॉर अ ग्लास, किसी दिए गए मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है लाइट किस मिजाज की आ रही है। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ अगर आपने चेंज कराई, यही सेम ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कहा कि ये 3/2 होता है, ये एक इन जनरल वैल्यू थी। वायलेट के लिए हल्की अलग होगी, रेड के लिए हल्की अलग होगी, वेव ग्योर में जितने कलर हैं सबके लिए अलग अलग होगी। तो ये बात अब आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट की सिनेरियो में फॉर गिवन मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर टू कलर वेरी करता है। तो किसका कम किसका ज़्यादा, अब ये प्रश्न उठेगा। फार्मूला ये कोई फेल नहीं हुआ, फार्मूला ये अभी भी वैलिड है। आपको जो फार्मूला बताया गया था, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए C/V करते हैं। V क्या होता है? लाइट का स्पीड इन दैट मीडियम, जो कि वायलेट के लिए और रेड के लिए बराबर नहीं है, अलग अलग है। रेड के लिए V ज़्यादा है, C/, उल्टा है ना, इन्वर्स है ना। तो जिसके लिए स्पीड ज़्यादा है, जिसकी रेड के लिए ज़्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही अगर हम बात करें तो ज़्यादा होगा किसके लिए? वायलेट के लिए। जैसे कि ये 3/2 है, इसको आप 1.5 लिखो, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, 1.4 भी कर लो, 1.6 भी कर लो। ये ज़्यादा वाला ये वायलेट के लिए लिख दो और कम वाला ये रेड के लिए लिख दो।
दोनों, चाहे ये कहें चाहे ये कहें, है तो लगभग 3/2 ही, है तो लगभग 1.5 ही, लेकिन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के कंपेरिजन में ज़्यादा है। हेडिंग शायद आप भूल गए होंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है ये कि पता लगाना है डिस्पर्सन क्यों होता है। अभी तक मैंने ये बताया नहीं है, अभी मैं उसकी भूमिका रख रहा हूँ। भूमिका रखी है मैंने, बताया कि जो अलग अलग प्रकार के कलर हैं जब ट्रैवल करते हैं मीडियम में तो अलग अलग स्पीड से करते हैं, उसकी वजह से उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिवन मीडियम का, वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, राइट। उसकी वजह से जो डेविएशन होगा वो अलग अलग होगा, उस पर अभी चर्चा करेंगे, बट उसके पहले ये लिख लो, ये रिलेटिव कंपैरिजन के लिए भी है और एग्जैक्ट भी है। इस रिलेशन को कहते हैं कॉची रिलेशन। सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए आप याद ना करें, लेकिन आपको दिमाग में बस ये रखना है कि ये जो मैंने बताया था ये सिर्फ कम ज़्यादा समझने के लिए था। यहाँ से आप ये कह पाओगे कि लैम्डा फॉर रेड इज़ मोर, सो वी फॉर रेड इज विल ऑल्सो बी मोर, and according to this, if v is more for red then n will be less। लेकिन इस फार्मूले से एग्जैक्ट बताओगे। आपने इन दोनों फार्मूले की मदद से क्या कंक्लूड किया कि भाई साहब रेड के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा, रेड के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा, और v ये भी ज़्यादा होगा, और n ये लेस होगा। ठीक, इस रिलेशन से आप ये बात क्विकली बता पाओगे। क्या, यहाँ पर देखिए n और लैम्डा, ये लैम्डा न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है। रेड के लिए लैम्डा ज़्यादा है तो n उसके लिए कम होगा, वायलेट के लिए लैम्डा कम है तो n ज़्यादा होगा, राइट। ए एंड बी ये अप्रोप्रिएट कांस्टेंट है जिस पर चर्चा हमें अभी तो फिलहाल नहीं करनी है, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। नाउ वी आर इन स्टेज टू डू दिस वन। ये क्वेश्चन है 2024 का। कह रहे हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसके लिए है, एन। ये मिनिमम किसके लिए है, जिसके लिए लैम्डा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, जिसके लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा एन उसके लिए सबसे कम होगा। उल्टा चलेगा तो यहाँ पर लैम्डा सबसे ज़्यादा रेड का, तो आंसर आ गया रेड, ये रहा। ठीक, नाउ मूल हेडिंग आप अगर ना भूले हो तो वो है डिस्पर्सन क्यों होता है, इसका कारण पता लगाना है। अभी तक तो हम भूमिका ही बना रहे थे, उसी में क्वेश्चन हो गए एक दो। क्या भूमिका बनाई कि अलग अलग कलर के लिए जो मटेरियल है वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को रिकॉल करिए, ज़्यादा टेक्निकल ना होइए, लेमैन तरीके से अगर बात करें तो होता क्या है कि जब लाइट आती है तो डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है, अगर मान लो वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंडिंग हो जाती है उसमें। ये बेंडिंग क्यों हो जाती है, बिकॉज इस मीडियम का डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, मोटे मोटे तौर पे, नॉट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, रिलेटिव कंपैरिजन के लिए n प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें बेंडिंग ज़्यादा। अभी अभी आपने कहा कि मालिक वायलेट कलर में जो क्या है कि स्पीड v वो सबसे ज़्यादा है। एक बार देख लीजिए फिर से, वायलेट कलर में वेवलेंथ कहाँ गया, वायलेट कलर में जो v और लैम्डा है ये लेस है, ठीक है। और वायलेट कलर का जो n है वो सबसे ज़्यादा है। और अभी आपने कहा n प्रोपोर्शनल टू b, मतलब वायलेट कलर में जो बेंडिंग होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है, मान लो कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मान लो कि ये वाइट लाइट है, तो इसमें क्या केवल एक ही कलर आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है एक कलर आ रहा है, दैट इज़ वाइट, बट इन रियलिटी उसमें 7 कलर हैं, मिक्स हैं सर्टेन प्रपोर्शन में, सातों आ रहे हैं। यहाँ पे जब पहुँचे
तो इसके बाद मटेरियल वही है, एक ही मटेरियल है, लेकिन हर एक कलर के लिए रिस्पॉन्ड अलग अलग करेगा वो। यहाँ पर वायलेट कलर के लिए ये ग्लास अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बन जाएगा, उसके लिए बेंडिंग ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर जब ये लाइट पहुँची है तो बेंडिंग होनी है। तो यहाँ पर मैंने एक देखिए लाइट, रे ऑफ लाइट बनाई और मैंने इसमें बेंडिंग कराई, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर बेंडिंग कराई, 7 बार बनाएंगे, फिर मैंने इसमें बेंडिंग कराई। सबके लिए बेंडिंग क्या बराबर बराबर होगी? अभी तो आपने कहा ना कि मटेरियल, इवन अ गिवन मटेरियल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। वायलेट कलर के लिए ये अधिक रिफ्रैक्टिवनेस का रिस्पॉन्ड करेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा बेंडिंग होगी। देखिए मैंने बेंडिंग कराई है, लेकिन वो बेंडिंग बराबर बराबर नहीं रखी है, अलग अलग होगी हर एक कलर के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट में होगी, यहाँ पर भी होगा, और सबसे कम बेंडिंग आर में होगा, और बाकी सारे कलर इसके ही बीच में आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पर जब से ही रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ, इमीडिएटली उसके साथ में डिस्पर्सन भी हुआ। तो ये आप पिक्चर में जोड़ लें कि ये दो अलग अलग कहानी नहीं है, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन अलग अलग कहानी नहीं है। ये गिफ्ट है रिफ्रैक्शन के साथ में जो मिलता है हमें। बस अभी तक हम रिफ्रैक्शन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट टाइम डिस्पर्सन इसलिए नहीं हुआ कि लाइट वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक थी। जितनी भी स्टोरीज आपने रिफ्रैक्शन की पढ़ी हैं, अगर वहाँ मोनोक्रोमेटिक की जगह हम पॉलीक्रोमेटिक डाल दें रिफ्रैक्शन के साथ, डिस्पर्सन एज अ गिफ्ट मिलेगा। सातों कलर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हो गए हैं। रीज़न मैंने बता दिया, क्या बता दिया कि भाई वही सेम मटेरियल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट कलर। फॉर वायलेट रिफ्रैक्टिवनेस विल बी मोर, सो बेंडिंग विल बी मोर। वायलेट अलग हो जाएगा, रेड अलग हो जाएगा। बाकी ये रही कहानी। ये स्टार मैंने इसलिए बनाया है कि दिस रिलेशन इज नॉट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये सातों कलर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस करिएगा, ये डायग्राम बहुत पॉपुलर है, आपने याद किया होगा। इसके अंदर ऐसे और भी रेज आपको सातों बनानी होती हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, स्क्रीन में ऐसे पूछा जाता है सवाल कि वायलेट कहाँ मिलेगा, रेड कहाँ मिलेगा, सबसे टॉप पे क्या मिलेगा, सबसे बॉटम पे क्या मिलेगा, नीचे से दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा, ऊपर से तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा। टाइम पास है, आपको तो बस इतना याद रखना है, वायलेट में बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे आ जाता है, और रेड में उतनी बेंडिंग नहीं होती इसलिए वो ऊपर रहता है। अब काउंटिंग तो आपको आती होगी, ऊपर से नीचे से, वह पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, वो सब कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो बात थोड़ी टफ है, और अगर पूछ ली गई तो फंस जाएंगे आप, पूछी भी जा सकती है कि डिस्पर्सन कहाँ हुआ है। डिस्पर्सन ए बी पे हुआ है या ए सी पे हुआ है। डिस्पर्सन क्या होता है? टुकड़ों में बट जाना। ये वाइट लाइट पॉइंट यू कैन से एम पर जब पहुंची, वहीं पर इसका डिस्पर्सन हो गया, वहीं पे जो वाइट लाइट के कलर है वो ब्रेक हो गए। डिस्पर्सन ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि एसी पर हुआ, गलत है ये, नहीं, डिस्पर्सन ए बी पर ही हो गया है। एसी पर तो जो डिस्पर्सन हो चुका था पॉइंट एम पर, उसमें कंट्रास्ट बढ़ गया है। कलर जो पहले ही अलग अलग हो चुके थे, लेकिन ये करीब करीब थे, इतने कि हम यहाँ पर बनाएं अगर तो खिचड़ी बन जाएगा। डायग्राम आपको अच्छे से मैं समझा भी ना पाऊंगा। जब एन पॉइंट पर पहुँचे तो वो कलर और दूर दूर हो गए, वो रेज और स्प्लिटेड हो गई। एंगुलर सेपरेशन के टर्म्स में इसको आगे चल के मेजर किया जाएगा, वो बढ़ जाता है। तो डिस्पर्सन, ये कहना कि सेकेंड टाइम हुआ, जब भी रिफ्रैक्शन होगा डिस्पर्सन तो वहीं पे हो जाएगा गिफ्ट के तौर पे। अगली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ है ए सी पर, वहाँ डिस्पर्सन नहीं, वहाँ डिस्पर्सन हो रखा था, उसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये स्प्रेड और बढ़ गई है, राइट। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। समटाइम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी में ए सी लिखाते हैं, वो गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर कहानी शुरू किए थे वहीं से ख़त्म करने की दिशा में, कि रेनबो फॉर्मेशन जो हुआ था उसके अंदर और क्या क्या होता है। क्या केवल रिफ्लेक्शन होता है,
क्या केवल रिफ्रैक्शन होता है या फिर TIR भी होता है? TIR तो सुन में न किए हो आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके लिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। दरअसल जिन लोगों ने TIR पढ़ रखा होता है या जो लोग TIR पढ़ा रहे होते हैं, वो पता नहीं क्यों किसी एक से गलती हुई होगी, फिर शायद भेड़ चाल चल गए सब, मानने लग गए ऐसा कि रेनबो के अंदर TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसी का ये सबब है कि अब हमें TIR भी पढ़ाना पड़ेगा पहले थोड़ा सा, अब फिर बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, रेनबो फॉर्मेशन में TIR तो होता ही नहीं है। न जाने क्यों दुनिया कहती आ रही है कि रेनबो के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नहीं होता। रेनबो के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ टीचर है, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, लेकिन मार्केट में बहुत पैनिक क्रिएट करती है। पूछ ली जाती है तो छोटे से लेकर के बड़ा तक का जो बच्चा है वो कह जाता है झोंके में कि भाई रेनबो फॉर्मेशन में डिस्पर्सन तो सबको समझ में आता है कि वहाँ होता है, कलर स्प्लिट होते हैं। रिफ्रैक्शन सबको समझ में आता है भाई, रिफ्रैक्शन के साथ ही तो डिस्पर्सन होता है। ये सब छोटी छोटी बातें सब सही सी बताते हैं, लेकिन न जाने क्यों TIR भी बताते हैं। इसी को करेक्ट करना रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन भी उस पर पूछा गया है, बट पहले थोड़ा मैं आपको बताऊंगा तभी समझा पाऊंगा TIR क्या होता है। यहाँ देखिए, ये एक ग्लास का प्रिज्म है, स्लैब है। ये एक और ग्लास का स्लैब है। ये एक कोई बल्ब मान लीजिए, लाइट का सोर्स, यहाँ पे भी वैसे ही मैंने मान लिया, बस थोड़ा अंतर आ गया है इधर वाले केस में इधर वाले केस में। क्या कि यहाँ जो ये लाइट मैंने बल्ब से निकलवाई है, इसका एंगल काफ़ी ज़्यादा रखा है और इसका एंगल उतना ज़्यादा नहीं रखा है, काफ़ी कम है। तो काफ़ी ज़्यादा एंगल होने की परिस्थिति में ऐसा संभव है क्या कि लाइट, ये लगता है कि कभी नहीं, ऐसा कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है। कुछ चीज़ें हमको लगता है नहीं होती होंगी, लेकिन वो होती हैं। ऐसा भी संभव है कि ये जो एंगल आई है, एक विशेष एंगल जिसे C कहा जाता है से ज़्यादा हो, तो जब यहाँ पे टकराए तो इसका एक भी पार्ट इधर एयर में आपको न मिले, सारा का सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए। ये अंदरूनी इंटरनली रिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ भी यही हुआ है। यहाँ पर लाइट ये जो आ रही है, इसका एंगल बस इस बार उतना ज़्यादा नहीं है इसके, लेकिन इस बार अंतर आए कि दो पार्ट हो गए। एक पार्ट अंदरूनी रिफ्लेक्ट हुआ है और एक पार्ट रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ पॉइंट A पर लाइट के दो हिस्से नहीं हुए हैं, पॉइंट B पर लाइट के दो हिस्से हुए हैं। पॉइंट A पर लाइट का पूरा जो इंटेंसिटी है वो रिफ्लेक्ट हो गया है। पॉइंट B पर कुछ पार्ट बाहर निकल आया एयर में और कुछ पार्ट अंदर ही चला गया है। तो यहाँ जो हुआ है इसको कहते हैं A पॉइंट पर TIR, और B पॉइंट पे जो हुआ है उसको कहते हैं IR। IR बोले तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो दोनों ही जगह हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ का इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ अलग मिजाज का है कि बाहर की तरफ लाइट एक भी नहीं गई है। ऐसा लगता है ये कैसे संभव है, लेकिन है संभव। इसी फिनोमेना की वजह से तो ऑप्टिकल फाइबर सारे हमारे घरों के आसपास बिछाए गए हैं। उसमें भी यही होता है कि लाइट जब अंदर जाती है तो अंदर ही टकराती रहती है। ये अगर ट्यूब आपकी ट्रांसपेरेंट भी है तो भी यहाँ लाइट, यहाँ पर लाइट, बाहर लाइट के सिग्नल आपको नहीं मिलेंगे। सारा जो सिग्नल होता है कोडेड फॉर्म में फाइबर के अंदर ही होता है, लीकेज सिग्नल का नहीं होता। जो अगर सिग्नल का लीकेज होने लगे तो रात के 11 बजे 12 बजे जो सोना बाबू सब लोग करते हैं वो सब तो फिर हवा में फैल जाए, चारों तरफ से बाबू सोना की आवाज़ें आने लग जाएं। नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो टोटल हो रहा है, जरा सा भी पार्ट बाहर नहीं आता है। इसकी कुछ शर्त होती है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। अगर ये शर्त नहीं फुलफिल हो पाई तो जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली। लेकिन अगर ये कंडीशन वैलिड हो गई तो जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR और IR में अंतर क्लियर कर पाए। TIR इज ए स्पेशल केस ऑफ IR। यहाँ पे I जो है अगर C से ज़्यादा हो जाता है तो लीकेज सिग्नल का 0% हो जाता है ऑलमोस्ट। अब जो ये बबल है, एयर की ड्रॉप है, सॉरी, इसमें ये एक रफ डायग्राम है। एक रे ऑफ लाइट मैंने बनाई, ये पॉइंट A पर जब पहुंची तो रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। फिर वो पॉइंट B पर पहुंची, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन ध्यान दो, ये रिफ्लेक्शन टोटल रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट बाहर भी आया है। कुछ पार्ट बाहर आने का मतलब ये है कि यहाँ TIR नहीं हुआ है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन से हुआ है। और अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन भी होगा। और इस पॉइंट पे हम ये नहीं कहेंगे कि TIR होगा, इस पॉइंट पे IR होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व प्रिंसिपल्स हैं उसमें TIR तो कहीं है ही नहीं। तो कौन कौन से हैं, ये रहा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आप देख लो। यहाँ पर कह रहे हैं फिनोमिना ऑफ द लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड TIR, ये गलत है, जल्दबाजी में हो सकता है लोग इसको ही कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे D ऑप्शन में आइए, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ लिखा है ये सही होगा। इंटरनल वर्ड ये बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्यों ये ज़रूरी है? दरअसल जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, यहीं पर आपको कुछ अटपटा लगा होगा। नॉर्मल कहानी जो आप डील करते हैं उससे अलग लगा होगा। नॉर्मल कहानी आप ऐसी डील करते हो कि सोर्स ऑफ लाइट एयर में मानते हो और उससे लाइट निकलवाते हो और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन करवाते हो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवाते हो। लाइट का एक पार्ट अंदर जाता है, एक पार्ट रिटर्न होता है। यहाँ जो ये लाइट का रिटर्निंग हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, ये एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये इंटरनल है, सिस्टम के अंदर ही हुआ है। और यहाँ पर जो होता है ये इंटरनल है। बस ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्योंकि लीकेज नहीं हुआ है। और ये जो आपका इधर वाला है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है लेकिन ये टोटल नहीं है क्योंकि लीकेज भी हुआ है। डेटा रैंडम है, 50-50 मैंने दिखा दिया, जरूरी नहीं है ऑलवेज ऐसा ही हो, 60-40 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्सन होता है, दोनों तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इन केस ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट टुगेदर विद रिफ्लेक्शन भी होता है। वो रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल नहीं होता है, टोटल नहीं होता है, कैसा होता है? वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देख लीजिए कितने बार आया है ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 बार आया है। ये शायद इसीलिए पूछा गया होगा कि दुनिया में इस क्वेश्चन में गलत पढ़ाई हो रही है चारों तरफ, तो उसको करेक्ट किया जाए। अब आगे जो कहानी है वो न्यू हेडिंग को बिलोंग करती है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतना बड़ा तो नहीं है, क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, इसको अभी निपटा देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नाम में ही सारा कुछ छिपा रहता है। मोस्टली स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। कब? लाइट यहाँ पर देखिए आ रही है और ये टकराई, फाइन डस्ट पार्टिकल, मतलब बहुत छोटी चीज़ से टकराने जा रही है, बहुत छोटी चीज़ से टकराने जा रही है। इतनी छोटी कि उसका जो साइज़ है वो माइक्रोमीटर की रेंज पे, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी इसी रेंज में होती है। इतने पास की और छोटी चीज़ों से जब अगर टकराती है तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि ये जो लाइट है ये इसमें के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। समझाने के लिए, असली तो ऐसा नहीं है, असली कहानी तो इंस्टेंट है। समझाने के लिए इस पार्टिकल ने लाइट को क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया एक दिन के लिए, और अगले दिन ट्यूसडे को, मंडे को अब्जॉर्ब किया, ट्यूसडे को वो एमिट कर रही है। और जब एमिट कर रही है तो उसने इस लाइट को
जो एमिट किया ऐसे एमिट किया जैसे मानो ये इटसेल्फ एक सोर्स है लाइट का, चारों दिशा में स्प्रेड हो गया, स्कैटरिंग हो गया। ये वर्ड सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन हमें बहुत बारीक अंतर है। अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप 12वीं क्लास में तो है नहीं। इससे मिलता जुलता एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन, वो तो आपने सुना भी नहीं होगा। इसलिए ये जो मैं मिलते जुलते वर्ड बोल रहा हूँ सब आपके लिए अभी एक बराबर है, पर असली में सब में स्लाइट डिफरेंस है। तो यहाँ पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि मंडे को एब्जॉर्वेशन हो और ट्यूसडे को एमिशन हो, तुरंत के तुरंत होता है। लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई और फिर एमिट हुई और तुरंत एमिट हुई, लेकिन फ़ायदा क्या मिला इससे? क्योंकि ये तो लग रहा है कि बेफजूल का टाइम पास है ना, कि एब्जॉर्ब जब एमिट ही करना था फाइन डस्ट पार्टिकल को तो एब्जॉर्ब क्या कर लिया, सीधे जाने देता। लेकिन नहीं, सीधे एब्जॉर्ब करने का फ़ायदा ये हो कि जब एमिट हुई तो चारों दिशा में फैल गई, चारों दिशा में वो फैल गई। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहीं से सारे कंक्लूज़न आएंगे। ठीक है, इसमें रेली और रमन नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। दरअसल ये भी कुछ 12वीं क्लास के भी और आगे की बात है, ये तो 12th क्लास में आपको मिलेगा। इसके बाद में अगर आप BS MS के कोर्स करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्कैटरिंग दो टाइप की होती है, एक रेली और एक रमन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट थी जो एमिट होगी तो वही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की होगी। सही भी है ये, गलत भी है। अगर ये वाला रेली स्कैटरिंग की बात हो रही है तो ये सही है, रमन स्कैटरिंग की बात हो रही है तो गलत है। कोई ना बताए अगर एग्जाम में कोई सिंपल स्कैटरिंग लिख दे तो क्या माने, तो फिर रेली स्कैटरिंग मानेंगे। यहाँ की वेवलेंथ, यहाँ की फ्रीक्वेंसी यहाँ के बराबर मानेंगे। इसलिए ये बात नहीं भी आपको पता होगी तो चलेगी, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि क्या पता कल को आप BSc MSc करो। और दूसरी बात, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनका सम्मान करना इंडिया में अगर हम हैं तो बहुत ज़रूरी है, हमारा दायित्व है, फ़र्ज है। तो यहाँ पर इनका हम लोगों ने सम्मान भी कर लिया, क्रेडिट भी दे लिया। बाकी इस फॉर्मूले पर आएंगे जहाँ पे लिखा है कि इंटेंसिटी लैम्डा के से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कैलकुलेशन पर्पस की अगर हम बात ना करें, हम अगर सिंपल कंपैरिजन की पर्पस से बात करें तो 1/λ मान सकते हैं। मतलब लैम्डा जिसका ज़्यादा उसका आई कम होगा, लैम्डा जिसका ज़्यादा उसका आई कम होगा, जिसका लैम्डा कम उसका आई ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम वायलेट और रेड में बात करें तो वेवलेंथ लैम्डा ये इसकी मोर होती है और वायलेट की लेस होती है। क्या स्कैटरिंग जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, क्या ये भी ऐसा ही होगा कि वायलेट के लिए कम, रेड के लिए ज़्यादा? नो, ये मैंने बताया ना, इससे समझ में आया कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग फॉर वायलेट विल बी मोर एंड फॉर रेड विल बी लेस। अब देखिए कुदरत की कितनी खूबसूरती है, कि क्या ब्यूटी है नेचर में। वायलेट कलर हमारी आँखों को ज़्यादा परेशान करता है, इरिटेट करता है। ये जिसका पेन मैं ही समझ सकता हूँ, शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा। बस उसमें मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए मोबाइल का यूज़ किया करें आप, बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मोबाइल यूज़ ना किया करें। गेमिंग वगैरह जो है जो करने हैं आपको आउटडोर वाले करें, मोबाइल वाले ना करें। ये मैं ब्लू लाइट वाली बात कर रहा था, वो मैं बस कह रहा था कि पेन जिसका होता है वही समझ पाता है, सब नहीं समझ पाते। तो आप अभी लकी हैं, कोई आपको इशू नहीं है, ना आए इसके लिए बेहतर होगा कि आप आउटडोर गेमिंग करें। मोबाइल में लूडो खेलना या गेम खेलना अब नहीं लगता मुझे कि सही है। जब आप पढ़ाई मोबाइल से करें, या तो फिर पढ़ाई आप मोबाइल से ना करिए तो फिर आप गेम खेल लीजिए, चॉइस आपकी है। फिलहाल मैं कुदरत नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा था कि हम चाहे जितने पाप करें लेकिन वो हमारा हमेशा भला सोचती है। वो देखिए यहाँ पर फिजिक्स जो कह रही है ये हम आज जाने, आप आज जाने, लेकिन प्रकृति ने सब कुछ पहले से ऐसा डिजाइन किया कि वायलेट कलर की स्कैटरिंग देखिए ज़्यादा हो गई। मतलब वाइट लाइट अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसमें वो कंपोनेंट जो आपकी आंखों में नुकसानदेह है, नुकसान करने वाला, वो तो स्कैटर्ड हो जाएगा, सब दाएं बाएं निकल जाएगा। ये मान लेते हैं आप हैं और
ये आपकी बंदी है जो पूरी तरह से वाइट है, वाइट लाइट ये एमिट कर रही है, मतलब इसमें पूरा विबग्योर है। तो वायलेट कलर इसमें आपका जो है, वायलेट कलर जो है इसमें से स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड कहना तो सही नहीं होगा, स्कैटर हो जाएगा, और रेड कलर, लाल कलर आपकी आंखों में आके छिपेगा। लाल कलर की जो प्रकृति है वो सीधा जाने की होती है, जबकि वायलेट कलर की जो प्रकृति होती है वो इधर उधर स्कैटर हो जाने की होती है, फैल जाने की होती है। अब यही कारण है कि क्लियर स्काई ब्लू होता है। ये लिखा हुआ है ब्लू और वायलेट कलर स्कैटरिंग ये मैक्सिमम होती है, और जो कलर होता है आसमान का, अगर हम क्या कहते हैं अंतरिक्ष में जा कर के कलर देखें तो शायद ब्लू वहाँ ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ से जब हम देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग कौन से कलर की सबसे ज़्यादा होती है? ब्लू। तो हर तरफ हमको जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है वाइट में से ब्लू का दिखाई देता है, और इसीलिए दिन के समय, ये वाला पेन भी मैं ही समझता हूँ कि इसीलिए दिन के समय जितने भी मच्छर वच्छर होते हैं, ये ब्लू लाइट का बड़ा खेल होता है मच्छरों के साथ में, वो गायब हो जाते हैं। राइट नाउ इसके बाद रेड कलर का भी हमें एक इम्पोर्टेंस है समझना है। ये स्कैटर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये घटिया हैं, इनका भी फायदा है। हमें बस उसको श्राप की तरह से नहीं, वरदान की तरह यूज़ करना होगा। रेड कलर सीधा चलते चले जाते हैं, वो इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखते, उनमें स्कैटरिंग नहीं होती, तो उसका एडवांटेज है क्या कोई? यस। अगर आपको अपनी बात दूर तक पहुंचानी है तो आप रेड कलर के मार्फत पहुंचाइए। यही कारण है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं, खतरे का जो निशान होता है, वो लाल कलर का बनाया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिखाई दे जाता है, उसमें स्कैटरिंग उतनी नहीं होती है। तो रेड कलर स्कैटरिंग इज लीस्ट डेंजर सिग्नल आर रेड बिकॉज ऑफ दिस। ब्लू और वाइट कलर स्कैटरिंग मैक्स क्लियर स्काई बिकॉज ऑफ दैट। ना वो रहे बात क्वेश्चन की, तो आप चाहें तो खुद से कर लें, नहीं तो मैं करा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल, कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन द रीजन। कह रहे हैं कौन सा कलर मेनली स्कैटर्ड होता है? विबग्योर में से आपको मैंने अभी बताया वाइट ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा इसमें से। हालांकि कहीं वायलेट होता तो हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते। विबग्योर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वी की, फिर आई की, फिर ब्लू की, और सबसे कम रेड की। ना इसके बाद में नेक्स्ट वन, दैट इज़ रेड लाइट सिग्नल आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल। ये सही बात है, मैंने आपको अभी बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद में रीज़न में कह रहे हैं रेड कलर्ड लाइट स्कैटर्ड द मोस्ट। सो ये तो गलत लिख दिया ना उन्होंने, रेड कलर लाइट स्कैटर्ड मोस्ट, नो, लीस्ट। जो अगर कोई कलर मैक्स स्कैटर हो गया तो फिर वो दूर तक जाएगा ही नहीं, सब दूसरे के घरों में दाएं बाएं फैल जाएगा, तो फिर उसका डेंजर सिग्नल थोड़े ना बनाया जाएगा। रीज़न फॉल्स है। तो टी एंड एफ, सी ऑप्शन आप देख लें, टी एंड एफ, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स। नेक्स्ट वन, कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई ऑफ कोर्स, ये ब्लू होता है। ये सही बात है, ये मैं कुछ ना बताता तो भी आप समझते हैं कि सही होता है। इतना तो हमें दिन में दिखता ही है कि जो आकाश होता है वो नीले कलर का होता है। इसके बाद रीजन पार्ट पे लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज़ ए लॉन्गर वेवलेंथ, फिर इन्होंने देखिए गलत लिखा है, कुछ आता नहीं है लग रहा है इनको, जस्ट फॉर जोक। इन्हें तो सब कुछ आता है, हम ही बच्चे हैं, कुछ नहीं आता हम लोगों को। लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, ये गलत है। लॉन्गर वेवलेंथ ब्लू कलर की नहीं होती, लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर की होती है। तो रीज़न हो गया फॉल्स। सी ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे हम लोग, यहाँ लिखा है ए इज ट्रू और इज फॉल्स। तो मुझे लगता नहीं अब क्वेश्चन होंगे आगे। मैंने थ्योरी क्वेश्चन 2024 के सारे कवर कर लिए हैं। चैप्टर, कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई, लाइट, ये सब खत्म हो चुका है। अब अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो कोई अगला चैप्टर लेके, बस अगले चैप्टर में 2 ही चैप्टर और रह जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसको भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।